हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 होम साइंस में आपको पार्ट 4 का की हमने फर्स्ट पार्ट आपको भेजा था। अब से आगे फर्स्ट पार्ट 2 हम आपको बता रहे हैं। इसमें है सफल ग्रह अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। परिवार को सफल बनाने के लिए, यानी घर की अर्थव्यवस्था को सफल बनाने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इस विषय में हम इसमें आपको बताएंगे। परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि के लिए गृह अर्थव्यवस्था का उत्तम एवं सुनियोजित होना आवश्यक है। किस प्रकार की गृह अर्थव्यवस्था को उत्तम या सफल कहा जा सकता है, या सफल गृह अर्थव्यवस्था की विशेषता या लक्षण क्या होते हैं। सफल गृह अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता और लक्षण का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1 है मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता। हमें इसके लिए मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए एक सफल गृह अर्थव्यवस्था के लिए। व्यक्ति तथा परिवार की आवश्यकताएं अनंत होती है, परंतु कुछ आवश्यकताएं अनिवार्य होती हैं जिन्हें मूलभूत या मौलिक आवश्यकताएं कहा जाता है। इस वर्ग की मुख्य आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। जिस परिवार की अर्थव्यवस्था में मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है तथा उनकी समुचित ढंग से पूर्ति होती रहती है, उस अर्थव्यवस्था को सफल गृह अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। अतः कहा जा सकता है कि मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना सफल गृह अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। यह विशेषता निम्न एवं मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। बच्चों, ये तो हमने पहले भी आपको बताया है कि जो घर की आवश्यकताएं जो मुख्य होती हैं, जो अनिवार्य होती हैं, सबसे पहले हमें उन्हें ही पूरा करना चाहिए। फिर है विभिन्न आवश्यकताओं में समन्वय। यह सत्य है कि परिवार की आवश्यकताएं अनंत होती है, किंतु मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है। इनमें से किसी एक आवश्यकता को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं को भी उचित ढंग से पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं को संतुलित ढंग से पूरा करना भी सफल गृह आवश्यकता की एक विशेषता मानी जाती है। आवश्यकताओं की प्राथमिकता को निर्धारित करना। यह सत्य है कि कोई भी परिवार समस्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि आवश्यकताएं अनंत होती हैं। तो बच्चों, ये सत्य है कि परिवार में सारी आवश्यकताएं तो कभी पूरी होती नहीं। वैसे भी मानव की इच्छाएं अनंत होती हैं। एक इच्छा उसकी पूरी होती है तो उसके अंदर दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। तो कुल कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमारी इच्छाएं तो कभी समाप्त होती ही नहीं, लेकिन जो इच्छाएं अनिवार्य हैं, हमें पहले उन्हें ही इच्छाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये हमें निर्धारित करना चाहिए कि कौन सी आवश्यकता है। ठीक है। इस कारण समस्त आवश्यकताओं को प्राथमिकता निर्धारित कर उनकी क्रमबद्ध ढंग से पूर्ति के प्रयास किए जाने आवश्यक है। जिस परिवार में आवश्यकताओं की प्राथमिकता को निर्धारित किया जाता है तथा उसी के आधार पर समुचित व्यय किया जाता है, इस परिवार की अर्थव्यवस्था को सफल माना जाता है। इसके विपरीत जिन परिवारों में आवश्यकताओं की प्राथमिकता को निर्धारित किए बिना या उनको ध्यान में रखे बिना ही व्यय किया जाता है, उनकी अर्थव्यवस्था को दोषपूर्ण तथा सफल माना जाता है। फिर है आय के अनुसार व्यय निर्धारित करना। तो बच्चों, जितनी हमारी आय होती है उसके अनुसार ही व्यय किया जाना चाहिए। मतलब हम आय के अनुसार ही अपनी आवश्यकताओं को निर्धारित करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी आय कम है और हम अपनी आवश्यकताएं इतनी अधिक बढ़ा लें कि आय से भी अधिक हमारा व्यय हो जाए। तो इसमें है सफल गृह अर्थव्यवस्था के लिए परिवार की आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति आवश्यक मानी जाती है। प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए
धन की आवश्यकता होती है, परंतु धन सीमित होता है, अतः व्यय करने के लिए पारिवारिक आय को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। यदि आय से अधिक व्यय किया जाता है तो निश्चित रूप से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, तो बच्चों, अगर आय से व्यय अधिक होगा तो संभवतः ही हमें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। इस स्थिति में कहा जा सकता है कि जिस परिवार में आय के अनुसार व्यय का निर्धारण होता है, उस परिवार की आर्थिक अर्थव्यवस्था सफल मानी जाती है। फिर है बचत की व्यवस्था। गृह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। अनेक आवश्यकताएं तत्कालिक होती हैं, परंतु कुछ आवश्यकताएं भविष्य में उत्पन्न होने वाली भी होती हैं। अतः गृहिणी को भविष्य में उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सचेत रहना चाहिए और कुछ न कुछ बचत अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बचत बहुत ही आवश्यक है। अगर हम बचत करते हैं तो इमरजेंसी में अगर हमें कोई कार्य पड़ता है, किसी धन की आवश्यकता होती है, तो वो बचत का धन हम प्रयोग में ला सकते हैं। जिस परिवार में भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ बचत की जाती है, उस परिवार की अर्थव्यवस्था को उत्तम और सफल माना जाता है। फिर है पारिवारिक संतोष को ध्यान में रखना। जहाँ एक और सफल गृह अर्थव्यवस्था में परिवार की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं, वहीं इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है कि परिवार के सदस्य हर प्रकार से संतुष्ट रहें। यदि परिवार के सदस्य संतुष्ट नहीं हैं, तो परिवार द्वारा अधिक व्यय करने पर भी परिवार की अर्थव्यवस्था को सफल नहीं कहा जा सकता। गृह अर्थव्यवस्था की सफलता की माप के लिए पारिवारिक संतोष भी एक आवश्यक कसौटी है, अथवा पारिवारिक संतोष भी सफल गृह अर्थव्यवस्था की अनिवार्य विशेषता है। तो बच्चों, परिवार में हम सबकी आवश्यकताएं तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरी करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि परिवार में के सभी सदस्य उन्हें जो है संतुष्ट भी रहें। ऐसा ना हो कि हम उनकी आवश्यकताएं तो पूरी कर रहे हैं लेकिन सदस्य संतुष्ट नहीं हैं। तो क्या होता है, जब परिवार के सदस्य ही संतुष्ट नहीं होते तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। अब है आवश्यकताएं। प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार के जीवन में आवश्यकता का विशेष महत्व होता है। आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार से व्यक्ति के जीवन एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति की अधिकांश आवश्यकताओं की समुचित रूप से पूर्ति होती रहती है तो वह हर प्रकार से प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहता है तथा उसके व्यक्तित्व में भी निखार आ जाता है। इसके विपरीत यदि किन्हीं कारणों से उसके अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसके जीवन प्रगति अवरुद्ध हो जाती है तथा उसका व्यक्तित्व भी कुंठित हो जाता है। तो बच्चों, आवश्यकताएं पूर्ण होना भी आवश्यक है। अगर लगातार व्यक्ति की आवश्यकताओं को दबा दिया जाए, उनकी इच्छाओं को दबा दिया जाए, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, कुंठित हो जाता है। कभी कभी उसके अंदर हीन भावना भी आ जाती है। आवश्यकताएं व्यक्तिगत तथा पारिवारिक दोनों प्रकार की होती हैं। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व परिवार के प्रमुख या गृहिणी पर भी होता है। आवश्यकताएं असीमित हो सकती हैं तथा समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्य रूप से संभव नहीं होती। अतः व्यक्ति को अपने जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए केवल उन्हीं आवश्यकताओं को प्रोत्साहन देना चाहिए जिनकी पूर्ति उचित प्रयासों द्वारा संभव हो। गृह प्रबंध तथा गृह अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यकताओं का व्यवस्थित ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है। इसीलिए गृह विज्ञान में मानवीय आवश्यकताओं को व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। फिर है आवश्यकता का अर्थ। व्यक्ति की इच्छाएं ही मौलिक रूप से व्यक्ति की आवश्यकताएं बन जाती है। इच्छा एक मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है जिसका संबंध मनुष्य के मन, शरीर तथा आत्मा आदि विभिन्न पक्षों के साथ होता है। यह सत्य है कि प्रत्येक आवश्यकता का प्रादुर्भाव संबंधित इच्छा से ही होता है, परंतु फिर भी प्रत्येक इच्छा आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं होता बच्चों कि जो हमारी इच्छा है वो सारी ही आवश्यकताएं हैं। इच्छा तो हमारी चांद पर जाने की भी होती है, नहीं तो क्या हम ये आवश्यकता हम पूरी कर सकते हैं? ये आवश्यकता थोड़ी हुई, ये इच्छा हुई।
तो इस तरह से सारी इच्छाएं हमारी आवश्यकताएं नहीं बन जाती। यह सत्य है कि प्रत्येक आवश्यकता का इच्छाएं हमारी भावनाओं द्वारा पोषित होती हैं, जो भौतिक जगत के यथार्थ से दूर होती है। परंतु आवश्यकताओं का सीधा संबंध भौतिक यथार्थताओं से होता है। आवश्यकताएं हमारे भौतिक साधनों के अनुरूप होती हैं, इसीलिए आवश्यकताओं में श्रेणियाँ होती हैं। प्रबल इच्छाएं, साधनानुकूल इच्छाएं ही हमारी आवश्यकताएं मानी जाती है। श्री पेंशन ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है। आवश्यकता विशेष वस्तुओं की पूर्ति हेतु एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, जो उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयत्न तथा त्याग के रूप में प्रकट होती है। ये श्री पेंशन के शब्द हैं। ये आवश्यकता की परिभाषा उन्होंने दी है कि जो है आवश्यकता जो है विशेष वस्तु की पूर्ति के प्रभावपूर्ण इच्छा है। जो विशेष वस्तुएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए इच्छा होना है। जो विशेष वस्तुएं होती हैं, जो हमारी विशेष ज़रूरतें होती हैं। प्रस्तुत कथन द्वारा मानवीय आवश्यकता का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। कुछ विशिष्ट इच्छाएं ही आवश्यकता की श्रेणी में आती हैं। आवश्यकता हम उस इच्छा से कह सकते हैं जिसमें कल्पना के अतिरिक्त 3 अन्य तत्व भी विद्यमान हो। ये तत्व हैं इच्छा की प्रबलता, इच्छा को पूर्ण करने के लिए समुचित साधन तथा समुचित इच्छा पूर्ति के लिए संबंधित त्याग के लिए तत्व। इस प्रकार हम व्यक्ति की इच्छाओं को आवश्यकता कह सकते हैं। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पास समुचित साधन हो, वह उस इच्छा को पूरा करने के लिए संबंधित साधन का इस्तेमाल करने के लिए तत्पर है। मतलब इच्छाएं आवश्यकता हो सकती हैं, लेकिन जो इच्छाएं हैं उसके लिए समुचित साधन हमारे पास उपलब्ध है। इसे एक व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। एक व्यापारी के मन में यह इच्छा उठती है कि उसका नगर में एक अच्छे आवासीय क्षेत्र में अच्छा सा मकान हो। उसके बाद उस व्यापारी को यह देखना होगा कि एक अच्छे मकान को बनाने के लिए क्या उसके पास पर्याप्त धन अर्थात साधन है। यदि उसके पास पर्याप्त धन नहीं है तो यह इच्छा केवल काल्पनिक इच्छा ही रह जाएगी। मतलब जो इच्छाएं हम करते हैं उसके लिए हमारे पास अभी जैसे मैंने बताया समुचित साधन होने चाहिए। जैसे उसने एग्जाम्पल दिया कि अगर एक व्यक्ति अच्छी सोसाइटी में एक अच्छा घर लेना चाहता है तो उसके लिए उसके पास धन भी होना चाहिए। अगर उसके पास इतना धन नहीं है तो वो इच्छा क्या बन जाती है, काल्पनिक बन जाती है, काल्पनिक इच्छा रह जाती है। कल्पना में ही वह व्यक्ति सोचता रह जाता है कि वहाँ पर हमारा घर हो। इसके विपरीत यदि उसके पास पर्याप्त धन है तो इस इच्छा की आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत होना संभव है। इसके बाद यह देखना होगा कि क्या वह व्यक्ति एक अच्छा मकान बनाने हेतु पर्याप्त धन खर्च करने के लिए तैयार है। हो सकता है वह व्यापारी सोचने लगे कि इतना धन मकान पर खर्च करना उचित नहीं है, इतना धन व्यापार में लगाकर अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है और स्वयं किराए के मकान में ही रहना उचित है। यदि वह इस प्रकार से सोचता है तो भी उसकी यह इच्छा आवश्यकता की श्रेणी में नहीं आएगी। इससे भिन्न यदि वह व्यक्ति खुशी से मकान बनाने के लिए पर्याप्त धन खर्च करने को तैयार हो जाता है तब उसकी एक अच्छा मकान बनाने की इच्छा एक आवश्यकता के रूप में देखी जाएगी। इस प्रकार स्पष्ट है इन तीनों तत्वों को उपस्थित होने पर ही एक आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत की होती है। आवश्यकता सापेक्ष होती है। क्या होती है? सापेक्ष। जीवन के किसी भी स्तर पर एक व्यक्ति की कोई इच्छा आवश्यकता की श्रेणी में हो सकती है तथा किसी अन्य स्तर पर वह व्यर्थ भी प्रतीत हो सकती है। इसी प्रकार एक व्यक्ति की प्रबल आवश्यकता दूसरे व्यक्ति की लिए निरर्थक भी हो सकती है। यह
जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति की इच्छा या एक व्यक्ति की आवश्यकता दूसरे व्यक्ति के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। फिर है आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक। यह तो सभी जानते हैं कि मानवीय आवश्यकताएं सापेक्ष होती हैं तथा अलग अलग आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। व्यक्तियों की अलग आवश्यकताएं, हर व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं वो भिन्न होती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि मानवीय आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं तथा ये कारक व्यक्तियों की में भिन्न भिन्न प्रकार से सक्रिय होते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए उन सभी कारकों को जानना अनिवार्य है जो उनको प्रभावित करते हैं। जैसे पहले है हमारा आर्थिक कारक। आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक आर्थिक कारक है। वास्तव में आर्थिक कारक वह साधन है जो इच्छा की आवश्यकता के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो आर्थिक कारक को क्या होता है, जो हमारी इच्छा होती है उसको जो है आवश्यकता के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हमारी आर्थिक स्थिति हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए करने में सफल है तो ही वो इच्छा हमारी आवश्यकता बन सकती है। प्रत्येक इच्छा की पूर्ति के लिए अनिवार्य रूप से धन अर्थात आर्थिक कारक का विशेष महत्व है। यह एक प्रबल कारक है तथा इसके परिणाम स्वरूप आवश्यकताओं के रूप में भी पर्याप्त अंतर आ जाता है। अन्य सभी कारक समान होते हुए भी आर्थिक स्थिति भिन्न होने की दशा में व्यक्ति की आवश्यकताएं भी भिन्न होती हैं। उदाहरणतः एक परिवार में 5 सदस्य हैं। बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं तथा परिवार की मासिक आय 20,000 है। इस परिवार की आवश्यकताओं में मोटर कार सम्मिलित नहीं हो सकती। इससे भिन्न एक अन्य 5 सदस्य वाले परिवार की मासिक आय 5,000 रुपये है। इस परिवार की आवश्यकताओं में मोटर कार भी सम्मिलित हो सकती है। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक कारक आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए एक मुख्य कारक है। जैसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति होती है उसी के अनुसार ही उसकी आवश्यकताएं भी निर्धारित होती हैं। फिर है भौगोलिक अथवा क्षेत्रगत कारक। मानवीय आवश्यकताओं को प्रभावित तथा निर्धारित करने में भौगोलिक अथवा क्षेत्रगत कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस क्षेत्र में जैसा भौगोलिक वातावरण होता है उसी के अनुसार अनेक आवश्यकताएं निर्धारित होती हैं। जैसे अधिक ठंडे प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों के लिए गर्म कपड़े की आवश्यकता होती है तथा जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है वहाँ छाता, रेनकोट आदि अनिवार्य आवश्यकता है। इसी प्रकार भोजन संबंधी अनेक आवश्यकताएं भी भौगोलिक पर्यावरण द्वारा ही निर्धारित होती हैं। यानी जैसी स्थिति होती है, जैसा वहाँ का माहौल होता है, जैसे वहाँ का वातावरण होता है, उसके अनुसार ही हमारी आवश्यकताएं स्थगित होती हैं। फिर है शरीर रचना एवं स्वास्थ्य संबंधी कारक। मानवीय आवश्यकताओं को मानव की शरीर रचना तथा स्वास्थ्य भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति के पैर में कोई विकृति या दोष हो तो उसके लिए छड़ी या वैशाखी की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति के पैर में अगर दिक्कत है तो उसे संभवतः छड़ी की आवश्यकता होगी। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसे पैर में दिक्कत नहीं है तो उसे छड़ी की आवश्यकता नहीं होती, यानी वो छड़ी उसके लिए निरर्थक है। तथा जिस व्यक्ति की दृष्टि कमजोर हो उसके लिए चश्मे की आवश्यकता होती है। इस कारक को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। व्यक्ति का जीवन के प्रति दृष्टिकोण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के प्रति दृष्टिकोण भिन्न होता है। कुछ व्यक्ति भौतिकवादी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए भौतिक सुख सुविधा संबंधी आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसा व्यक्ति घर में सुंदर सोफा, कलर टीवी, डाइनिंग टेबल आदि अनिवार्य समझता है। इससे भिन्न एक धार्मिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के लिए सोफा खरीदने की तुलना में तीर्थ यात्रा करना अधिक महत्व रखता है।
अतः जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी एक ऐसा ही कारक है जो कि मानवीय आवश्यकताओं को गंभीरता से प्रभावित करता है। फिर है सामाजिक कारक। मानवीय आवश्यकताओं को कुछ सामाजिक कारक भी प्रभावित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक मूल्यों, नियमों, निंदा, प्रशंसा आदि का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अतः अनेक कार्य सामाजिक प्रचलनों के अनुसार करने पड़ते हैं, जैसे कि बेटी का विवाह। ये जो हैं ये सामाजिक रीति रिवाज हैं जो व्यक्ति को निभाने आवश्यक होते हैं। बेटी के विवाह के अवसर पर समुचित व्यय करना सामाजिक प्रचलन है तथा उसे पूरा करना प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य होता है। इसी प्रकार व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं अपने ही सहज समूह तथा समुदाय द्वारा निर्धारित होती है। फिर है प्रचलन एवं रीति रिवाज। सामाजिक प्रचलन एवं रीति रिवाज भी एक वे कारक हैं जो व्यक्ति की अनेक आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। आज बहुत सी फैशन के कारण ही बहुत सी वस्तुएं फैशन के कारण खरीदी जाती हैं। फैशन के प्रभाव से युवक युवती तथा महिलाएं बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। ये युवक युवती ही अनेक आवश्यकताओं को नियंत्रित करके भी सौंदर्य प्रसाधन एवं बनाव श्रृंगार पर व्यय करती हैं। मतलब जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे प्रचलन हैं, जैसे फैशन, जो फैशन में आया व्यक्ति उसी को खरीदने का प्रयास करता है। तो ये सब क्या है, ये प्रचलन के अनुसार भी उसकी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। फिर है आदतों की बाध्यता। कुछ आवश्यकताएं व्यक्ति की आदतों द्वारा भी नियंत्रित एवं निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को सुबह समाचार पढ़ने की आदत होती है, तो जिसे समाचार पढ़ने की आदत होती है तो निश्चित रूप से उसे न्यूज़पेपर सुबह सुबह चाहिए होती है। यह उसकी क्या हो गई, आवश्यकता होगी। उसकी इस आदत के कारण समाचार पत्र उसकी आवश्यकता बन जाता है और खान पान संबंधी आदतें भी धीरे धीरे आवश्यकता का रूप ले लेती हैं। विभिन्न व्यक्तियों की आदतें भिन्न होती हैं, स्वाभाविक रूप से उनकी आवश्यकताएं भी भिन्न होती हैं। फिर है दिखावा या अनुकरण। दिखावा या अनुकरण की एक व्यक्ति की आवश्यकता है। कई बार लोग दिखावे के लिए बहुत सारा धन व्यय कर देते हैं और उसे अपनी एक आवश्यकता बना लेते हैं। दिखावे की प्रवृत्ति मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसे उसकी कमजोरी भी कहा जा सकता है। वह बहुत से कार्य केवल इसी प्रवृत्ति के कारण करता है कि अच्छी और कीमती साड़ियाँ खरीदना, दावतों का आयोजन करना, शादी विवाह के अवसर पर अनेक बार अतिरिक्त व्यय करना आदि ये केवल दिखावा है। समझ आ गई? दिखावे के अतिरिक्त अनुकरण भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो हमारी आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। प्राय देखा जाता है कि अमुक ने रंगीन टीवी ले लिया तो हम भी लेंगे। एक दूसरे की देखा देखी हम करते हैं ना, कि उनके यहाँ रंगीन टीवी है तो हमें भी रंगीन टीवी चाहिए, उन्होंने कार ले ली है तो हम भी कार लेते हैं। तो अमुक परिवार के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं तो इसलिए हमारे बच्चे भी कॉन्वेंट में ही पढ़ेंगे। इस प्रकार अनुकरण की भावना से ही अनेक आवश्यकताएं निर्धारित होती हैं। फिर है मानवीय आवश्यकताओं की विशेषताएं। मानवीय आवश्यकताओं की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये देखिए। हम जानते हैं कि विभिन्न कारक निरंतर रूप से मानवीय आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं, इसीलिए मानवीय आवश्यकताएं विविध रूपों में प्रस्तुत होती हैं तथा प्रत्येक आवश्यकता का महत्व, उसकी पूर्ति आदि भी भिन्न भिन्न होते हैं। फिर भी समस्त मानवीय आवश्यकताओं की कुछ सामान्य विशेषताएं भी होती हैं। इन्हीं सामान्य विशेषताओं को मानवीय आवश्यकताओं के संदर्भ में समझा जा सकता है। इन विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। जैसे मानवीय आवश्यकताओं का आवश्यकताएं असीमित होती हैं। मानवीय आवश्यकताओं की एक मौलिक विशेषता यह है कि इसका संबंध व्यक्ति की इच्छाओं से होती है तथा इच्छाएं मुक्त और काल्पनिक होती हैं। इसलिए व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। ये तो हमने आपको पहले ही बताया कि व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, उसकी एक इच्छा पूरी होती है तो वो दूसरी इच्छा जागृत कर लेता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मानवीय आवश्यकताएं अनगणित तथा नाना प्रकार की होती है। मनुष्य की आवश्यकताओं का जन्म उसकी इच्छाओं से होता है। प्रभावशाली इच्छा ही आवश्यकता है।
आवश्यकता का रूप ले लेती है और जब यह प्रभावशाली इच्छा पूर्ण हो जाती है तो दूसरी इच्छा प्रभावशाली बनकर आवश्यकता का रूप ले लेती है। इस प्रकार अनेक मानवीय आवश्यकताएं एक साथ तथा एक के बाद एक के रूप में प्रस्तुत होती हैं। फिर है विशिष्ट आवश्यकता को संतुष्ट करना संभव। मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं तथा समस्त आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं होता, परंतु किसी एक आवश्यकता को अवश्य ही पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को भूख की स्थिति में भोजन की आवश्यकता हो तो उसको अच्छी प्रकार से पूरा किया जा सकता है। जो हमारी विशेष आवश्यकता है हमें उसे ही पहले पूरा करना चाहिए। आवश्यकताओं की पुनरावृत्ति। मानवीय आवश्यकताओं की एक सामान्य विशेषता यह है कि इसमें पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब जो इच्छा एक बार पूरी हो चुकी है उसकी दोबारा इच्छा। कुछ विशेष आवश्यकताएं एक बार पूर्ण हो जाने के उपरांत पुनः समय से प्रबल हो जाती है। ऐसे एक बार भोजन ग्रहण कर लेने के बाद हम दोबारा भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसा तो नहीं कि एक बार हमने भोजन ग्रहण कर लिया फिर हम दोबारा भोजन नहीं मांगेंगे। भोजन तो हमें बार बार चाहिए होता है, तो ये आवश्यकता हमारी क्या हो गई, पुनः दोबारा रिपीट होती है इच्छाएं, पुनरावृत्ति। आवश्यकताओं में विकल्प होता है। आवश्यकताओं में एक विशेषता यह है कि इनमें विकल्प की भी संभव होते हैं। उदाहरण के लिए चाय, कॉफ़ी, भाई चाय पी सकते हैं या कॉफ़ी पी सकते हैं। ऐसा तो कोई नहीं पहले चाय पिएगा फिर कॉफ़ी पिएगा, तो ये विकल्प हो गया, भाई चाय या कॉफ़ी, यानी या दूध पी ले, तो मतलब ये क्या हो गया, विकल्प हो गया। इसी प्रकार विशेष प्रकाश की आवश्यकता के लिए साधन के लिए लैंप, मोमबत्ती या विद्युत बल्ब आदि में भी विकल्प हो सकते हैं। फिर है कुछ आवश्यकताएं पूरक होती हैं। मानवीय आवश्यकताओं की एक विशेषता यह भी है कि इनमें कुछ आवश्यकताएं परस्पर पूरक एवं संबंधित होती है। उदाहरण के लिए लिखने के साधन के रूप में पेन की आवश्यकता होती है और पेन के साथ स्याही की भी आवश्यकता, यानी कागज की भी आवश्यकता होती है। तो ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है, ठीक है ना। इसी प्रकार मोटर की पूरक आवश्यकता पेट्रोल है। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो मोटर कैसे चलेगी, गाड़ी या बाइक कुछ चल जाएगी, नहीं चल सकती। तो इसीलिए इसकी इच्छा वो कौन करता है, ये जो है एक दूसरे की आवश्यकता है। फिर है प्रतिस्पर्धा। मानवीय आवश्यकताओं की एक सामान्य विशेषता यह है कि इनमें एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है। यह सर्वविदित तथ्य है कि व्यक्ति के सामने एक ही समय में अनेक आवश्यकताएं प्रस्तुत हो सकती हैं। ऐसे में सभी आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना मनुष्य के लिए संभव नहीं होता, किंतु साथ ही सभी आवश्यकताएं अपनी प्रबलता के साथ प्रस्तुत होती हैं। स्पष्ट है, व्यक्ति अधिक प्रबल आवश्यकताओं को पहले पूरा करना चाहता है तथा क्षीण या कम महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को टाल देता है। मतलब व्यक्ति एक मतलब बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, तो और बहुत सारी इच्छाओं को एक साथ पूरा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति जो है, जो प्रबल है, जो आवश्यकता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम उसको ही पहले पूर्ण करते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के सामने टीवी तथा रेफ्रिजरेटर खरीदने की आवश्यकता उत्पन्न होती है, परंतु उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध साधन हम दोनों आवश्यकताओं में से केवल एक आवश्यकता की ही पूर्ति कर सकते हैं। ऐसे में दोनों आवश्यकताओं में प्रतिस्पर्धा होती है, जो आवश्यक प्रबल हो जाती है। फिर है आवश्यकताओं की प्रबलताओं में अंतर। मानवीय आवश्यकताएं अनेक होती हैं, परंतु विभिन्न आवश्यकताओं की प्रबलता भी भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए रोगी की दवा की आवश्यकता सिनेमा देखने की आवश्यकता से अधिक प्रबल होती है। मतलब एक व्यक्ति रोगी है तो उसकी ज़रूरतें पहले पूरी की जानी चाहिए। वर्तमान संबंधी आवश्यकता अधिक प्रबल होती है। मानवीय आवश्यकताएं अनेक प्रकार की होती हैं। कुछ का संबंध मुख्य रूप से वर्तमान में होता है और जबकि कुछ आवश्यकताएं भविष्य से संबंधित होती हैं। इन दोनों प्रकार के आवश्यकताओं में से वर्तमान संबंधी आवश्यकताएं अधिक प्रबल होती हैं। जो वर्तमान में जो हमारी आवश्यकताएं हैं वे अधिक प्रबल होती हैं। प्राय अनेक व्यक्ति भविष्य संबंधी आवश्यकताओं की अवहेलना कर देता है, भले ही वे महत्वपूर्ण क्यों न हो।
फिर हैं कुछ आवश्यकताएं आदत का रूप ले लेती है। कुछ आवश्यकताएं जो लंबे समय तक प्रबल बनी रहती है तथा जिनकी पूर्ति होती रहती है, वे आगे चलकर व्यक्ति की आदत का रूप ले लेती है। जैसे कुछ दर्द निवारक दवाएं अधिक समय तक प्रयोग करने से व्यक्ति उसका आदी हो जाता है। फिर है अधिक जानकारी के लिए आवश्यकता बढ़ती है। आवश्यकताओं की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं, हमारी जानकारी और ज्ञान में वृद्धि होती है, वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए विज्ञान के नए नए आविष्कार होने के कारण आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है। जैसे पहले जो है फ़ोन जो है हमारी इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब जो है उसकी आवश्यकता अधिक हो गई है, क्योंकि हमें उनके बारे में जानकारी हो गई है, उसके फ़ायदों के बारे में हमें जानकारी हो गई है। यही कारण है कि रसोई घर में अनेक आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। फिर है आवश्यकताओं का विज्ञापन पर प्रभाव पड़ता है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। सभी वस्तुओं तथा सेवाओं से संबंधित कंपनियां अपने अपने उत्पादों के गुणों एवं उससे सुविधाओं का प्रचार बढ़ा चढ़ाकर करती है। विज्ञापन कला की इन प्रेरणाओं से प्रेरित होकर व्यक्ति स्वयं भी अनेक वस्तुओं की आवश्यकताओं अनुभव करने लगता है। इस प्रकार हर स्पष्ट है कि विज्ञापन से व्यक्ति की आवश्यकता में वृद्धि होती है। आवश्यकताओं पर रीति रिवाज तथा फैशन का भी प्रभाव पड़ता है। मानवीय आवश्यकताएं पर प्रचलित रीति रिवाज तथा फैशन का प्रभाव पड़ता है। समाज में जिस प्रकार रीति रिवाज और तथा प्रचलन होते हैं, उसी के अनुसार लोगों की आवश्यकताएं बनी रहती हैं। कपड़ों का प्रसाधन सामग्री की आवश्यकताएं मुख्य रूप से फैशन द्वारा ही निर्धारित होती हैं। तो बच्चों, आज इतना ही। इसके बाद इससे आगे हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।